Good morning and welcome to Insight Learning with Shivangi. I hope you all guys are fine and safe. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी आपको क्लास 12th के MCQs की सीरीज़ करवा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है ना, जिसके मैंने 2 या 3 वीडियो डाले हैं, जिसमें आपको हर एक पार्ट में अलग अलग प्रकार के MCQs देखने को मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, और इसलिए मैं इनको पार्ट्स में और कम मात्रा में डाल रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा गेन कर पाओ छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में हमको पढ़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो आपको देर तक भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। ओके, इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिर हम असर्शन रीजनिंग भी करेंगे और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर question number 1. Which of the following is useful in relating concentration of solution in its vapor pressure? दिए गए जो ऑप्शन हैं, इनमें से कौन यूज़फुल है क्या करने के लिए? आपका जो वेपर प्रेशर है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को रिलेट करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन नंबर सी मास परसेंटेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोलैलिटी। चलिए, आप लोग अपने मन में एक आंसर को रख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपने रख लिया होगा आपका आंसर सिलेक्ट करके कि कौन सा होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो आंसर देख लें, अब क्या है इसका, देखिए आंसर है इसका 1, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। कैसे? रॉल्स लॉ के हिसाब से रिलेटिव लोवरिंग एट वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो रिलेटिव लोवरिंग होती है वेपर प्रेशर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के होती है, आपके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो अब आपको मैं एक होमवर्क भी देती हूँ कि आप लोग रॉल्स लॉ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको सॉल्यूशंस चैप्टर जो है उसमें देखने को मिलेगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको रॉल्स लॉ एक बार अच्छे से रिवाइज करना है अगर पढ़ लिया है तो, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। ओके, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। खुद से भी पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ और आप इसको रीड करिए। हाँ, तो अब आपने रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। एक बार मैं और समझा देती हूँ कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट होता है वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, वो इन 4 ऑप्शन में से किस पे डिपेंड करता है, ठीक, किसके बराबर होता है, देखते हैं। लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कम होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 0। तो देखते हैं हमारा क्या होगा आंसर। आप अपना आंसर मन में चॉइस करके रख लीजिए। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब आपका इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट रहता है वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, वो इक्वल होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कैसे? क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। हमको पता है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स का, पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट होगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है?
देख लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर होता है सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हैं उन पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है सॉल्यूशन के। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। या फिर द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, या फिर काय पे डिपेंड करता है, जो नेचर है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का उस पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक आंसर आप अपने मन में रख लीजिए कि आपका कौन सा सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ओके, तो आपने अपना आंसर चॉइस कर लिया होगा। देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। काय पे डिपेंड करता है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पार्टिकल्स। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पार्टिकल्स को। और ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। ये क्या कहती हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो काय पे डिपेंड करते हैं, उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और वो डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपके जितने भी सही आंसर हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मैम आपके बताने से पहले हमारे इतने इतने सही आंसर थे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सॉल्यूशन इज़ मिक्स टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। इनमें से किस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब देखिए बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चंस तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे, बिकॉज हमने काफ़ी बार पढ़े हैं बफर सॉल्यूशन, है ना, हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। काय पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे और सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पे। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड इट्स सॉल्ट्स ऑफ वीक बेस। ठीक है, किस पर, स्ट्रॉन्ग एसिड है और सॉल्ट्स ऑफ वीक बेस है। सी, वीक एसिड्स एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। काय पे, वीक एसिड पे और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पर। एंड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो चलिए बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बफर सॉल्यूशन कंप्राइजेस ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वो उसमें क्या क्या मिला रहता है, वीक एसिड मिला रहता है और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहता है। ठीक है, चलिए वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट में, वो डिपेंड नहीं करता ए, टेम्परेचर पर, बी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, सी, प्रेशर पर, या फिर डी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रिहेंसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, आपके जो सॉलिड्स और लिक्विड रहते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल रहते हैं और प्रैक्टिकली वो अनइफेक्टेड रहते हैं बाय द चेंज इन प्रेशर, है ना। ये तो बहुत ही इजी सी अंडरस्टूड बात है कि आपके जो भी सॉलिड और लिक्विड होंगे वो प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा अनइफेक्टेड रहते हैं, है ना, वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होंगे। और यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, इनकम्प्रिहेंसिबल लिख दिया मैंने, वो इनकम्प्रेसिबल होगा। ओके, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं हुए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इनसाइट लर्निंग विद शिवांगी, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।